नमस्ते, मैं सौरभ हूँ। आप देख रहे हैं दी लल्लन टॉप की चुनाव यात्रा। लल्लन टॉप की टीम गंगा इस वक्त आ गई है जमुई, और इस वक्त हम हैं जमुई विधानसभा में ही, जहाँ से प्रत्याशी हैं श्रेयसी सिंह बीजेपी से। श्रेयसी सिंह का परिचय सिर्फ इतना ही नहीं है, वो इंटरनेशनल शूटर भी हैं। तो सबसे पहले श्रेयसी जी, आपसे इसी बारे में बात करेंगे, आपके शूटर बनने की जर्नी क्या है? कब आपने सोचा कि आपको बंदूक उठानी है और मेडल लाने हैं? 2007 की बात है, जब 10th की परीक्षा के बोर्ड्स हो चुके थे और उसके बाद कुछ खाली समय का पीरियड था और रिजल्ट्स का वेट था। हमेशा से ही खेलकूद में रुचि रही है, तो मेरे ग्रैंडफादर और फादर दोनों ही अध्यक्ष थे नेशनल राइफल एसोसिएशन के, तो जाहिर सी बात है एक लगाव था शूटिंग से पर्टिकुलरली। तो उसी दौरान मैंने डिसाइड किया कि मैं शूटिंग शुरू करूँगी, लेकिन वो कब एक हॉबी से पैशन करियर में चेंज हो गया, ये तो समय वो तो समय के साथ बदलता चला गया। 10th में आपको ख्याल आया कि हाँ, ये इस तरफ जाया जा जी सकता है? जी जी जी, मतलब 10th के बोर्ड्स के बाद। जी। जी। तो देखा सुना पिताजी से, शुरुआत वहाँ से हुई उनको देख के, उनको शौक था शूटिंग का? ग्रैंडफादर से। सो ग्रैंडफादर पहले अध्यक्ष थे नेशनल राइफल एसोसिएशन के। उनके वजह से काफ़ी शूटर्स से मिलने का मौका मिला, काफ़ी स्पोर्टिंग इवेंट्स को अटेंड करने का मौका मिला। उनके गुजर जाने के बाद पापा ने वो अध्यक्षता ग्रहण की और उनके भी थ्रू वही मौका मिला। राज्यवर्धन सिंह राठौर से काफ़ी जान पहचान थी। उन्होंने जो आपको सीख दी, कुछ उस बारे में कुछ बताइए, कुछ खास बात। जी, तो मेरी शूटिंग की जो फर्स्ट कोच थे वो राज्यवर्धन सिंह राठौर ही थे। एंड आई वाज वेरी हैप्पी कि जब मैंने शूटिंग शुरू की तो भी उनकी निगरानी के अंदर, उनके कोचिंग के अंडर की। और इनफैक्ट जब मैं 2018 में अर्जुना अवार्ड जीता मैंने, तब वही मिनिस्टर थे और उन्हीं का साइनिंग अथॉरिटी था लास्ट में। सो इट वाज अ वेरी प्राउड मोमेंट फॉर मी। इट फेल्ट लाइक लाइफ हैड कम अ फुल सर्कल। जी, क्योंकि आप युवा हैं, युवा नेता कहलाएंगी अगर आप विधायक बनती हैं तो क्योंकि हम लोग लल्लन टॉप की सारी 4 टीमें करीब पूरा बिहार घूम रही हैं, तो हम लोग तमाम युवाओं से मिलते हैं। बड़ी शिकायतें कर रहे हैं युवा बिहार के, खास तर की शिक्षा को लेकर, एजुकेशन को लेकर और रोजगार, एम्प्लॉयमेंट को लेकर। एब्सोल्युटली। क्योंकि आप, मतलब उनकी अपेक्षाएं आपसे भी हों, तो मैं आपका सबसे पहला सवाल मेरा ये है इसको लेकर कि आपको क्या लगता है कि पिछले 15 सालों में क्या कारण रहे कि आज युवा इतना परेशान, इतना गुस्से में नजर आ रहा है बिहार का? पिछले 15 साल की बात या पिछले 20 साल की बात तो मैं नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि मैं उस फील्ड में नहीं थी पॉलिटिक्स के। और मेरा ना तो, क्योंकि मैं शूटिंग में थी तो मैं उस हिसाब से बिजी रहती थी। लेकिन ये जो दिक्कत आपने मेंशन की, अशिक्षा की और बेरोजगारी की और इसी तरह की कई कई समस्याएं हैं, खासकर जमुई विधानसभा को लेकर। तो अब जब चुनावी क्षेत्र में आए हैं, जब हमने इसमें एक कदम रखा है, यही जान के पहचान के कि यहाँ के युविकाओं को इतनी दिक्कत है, यही समझ के हमने एक ये निर्णय लिया है, फैसला किया है कि हम राजनीति में आए और अपने स्तर से जितना हो सके सबकी मदद कर पाएँ। एक सवाल ये है कि आप क्या करेंगे, मतलब युवाओं के लिए, शिक्षा के क्षेत्र में, जमुई के लिए हो गया या बिहार के नज़रिए से देखें, तो क्या कुछ आपने कुछ रोड मैप तैयार किया है, कुछ सोचा है? एब्सोल्युटली, हाँ हाँ, बिल्कुल। शिक्षा केंद्र की मतलब जितने भी स्कूल्स हैं वो कम संख्या में हैं, उनको बढ़ाने की ज़रूरत है। खासकर क्वालिटी ऑफ टीचर्स, उसको भी बढ़ाने की ज़रूरत है। अब स्कीम्स और पॉलिसीज़ तो हैं, लेकिन आवाज़ कोई नहीं उठाता। अगर जनप्रतिनिधि बन के जाते हैं तो जनप्रतिनिधि का काम है कि उनकी आवाज़ पटना में उठाएं, दिल्ली में उठाएं। अब क्योंकि हम बीजेपी से हैं, तो हम ये उम्मीद रखते हैं अपनी पार्टी से, ये आशा रखते हैं कि अगर इन केस हमें ज़रूरत पड़ी कि सेंट्रल गवर्नमेंट से कुछ हेल्प करे, लाइक फॉर एग्जांपल केंद्र विद्यालय जैसा स्कूल अगर हम कहीं खोलना चाहें, तो उसकी मदद हमें सेंट्रल गवर्नमेंट से मिल सके। और जहाँ तक आपने बात की बेरोज़गारी की, क्लियरली उसी तरीके से हम इंडस्ट्रीज़ लाना चाहेंगे जिससे जिससे कि जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट हो सके जमुई विधानसभा के अंदर ही अंदर। इनफैक्ट पूरे बिहार के लिए चाहेंगे, बिकॉज किसी भी बिहारी को अपना राज्य छोड़ के अन्य राज्यों में जाके सेकंड क्लास सिटीज़न की भूमिका निभाने की ज़रूरत नहीं है। वो अपने हक से, पूरे सम्मान से एक जीवन बिता सकता है अपने परिवार और अपने राज्य में रहकर। आपने एक लाइन बोली बीच में कि क्योंकि आप राजनीति में आई हैं तो आप आवाज़ उठाएंगी, तो क्या कल को आपकी सरकार बनती है और आपको लगता है कि ये जो 2 मुद्दे हैं, शिक्षा और रोजगार, इन पे काम उस तरीके से नहीं हो रहा है जिस तरीके से होना चाहिए, तब भी क्या आप विधानसभा में आवाज़ उठाएंगे अपनी सरकार के खिलाफ, अपने नेता के खिलाफ? बिल्कुल आवाज़ उठाएंगे, हम जनता के लिए हर हालत में आवाज़ उठाएंगे,
क्योंकि जनप्रतिनिधि बनना एक बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है और एक बहुत बड़ी जवाबदेही होती है बड़ी संख्या के साथ। तो अगर कोई ईमानदारी से सच्चाई से काम करना चाहता है और उससे किसी भी चीज़ में और मुझे किसी भी चीज़ में उस तरह का रोक आएगा तो ज़रूर हम आवाज़ उठाएंगे। आपके ज़िले के सांसद हैं चिराग पासवान, जी और उनका एक ट्वीट भी आया, शायद कल ही आया ट्वीट उनका, जिसमें वो आपका समर्थन कर रहे हैं खुल के। जी जी। हाँ, और एक थ्योरी भी ग्राउंड पे चल रही है बड़ी कि क्योंकि एलजेपी साथ नहीं है फिलहाल बीजेपी गठबंधन में, अलग से लड़ रहे हैं और खासतौर पे उन सीटों पे लड़ रहे हैं जहाँ पे जेडीयू लड़ रही है, उनके खिलाफ ज़्यादा सीटों पे लड़ रहे हैं। तो एक थ्योरी ये भी चल रही कि चिराग पासवान क्या बी टीम है भारतीय जनता पार्टी के, और क्योंकि वो आपको सपोर्ट भी कर रहे हैं तो उससे उस थ्योरी को और बल मिलता है। क्या कहेंगे इस पे? अब ये थ्योरी का क्या कितना सच है, क्या रूमर है, ये तो हम नहीं बता सकते। सबसे पहले तो हम चिराग पासवान जी का शुक्रिया अदा करेंगे कि उन्होंने शुभकामनाएं भेजी और मुझ तक पहुंची भी हैं। जहाँ तक थ्योरी की बात है या अगर कोई बड़ी राजनीतिक कोई उस तरह से बात है तो हम तो पार्टी में भी और पद में, उम्र में, हर चीज़ में भी छोटे हैं। उस चीज़ का ज्ञान हमें नहीं है तो उसके बारे में हम कैसे कुछ कह सकते हैं। दिग्विजय सिंह आपके पिताजी बिहार की राजनीति का बड़ा नाम है, कितने ही किस्से उनके हमने सुन रखे हैं और लोगों ने भी सुन रखे हैं, वो गांव के लोग, जमुई के लोग सुनाते हैं तमाम किस्से। कोई ऐसा किस्सा जो आपको याद रह जाता हो और ज़्यादातर लोगों को ना पता हो, जो लोग यहाँ खड़े हैं आपके फॉलोअर्स हैं उनको भी ना पता हो, ऐसा कोई किस्सा आपके और आपके पिता के बीच या आपने कुछ देखा हो ऐसा जो आपको हमेशा याद रह जाता हो? तो आई थिंक पापा से सबसे बड़ी सीख है वो ये मिली है कि वो अक्सर कहते थे, अपने भाषणों में भी कहते थे, अक्सर बात करते हुए भी कहते थे कि सच परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। तो अगर तुम सच का साथ दोगे और सच के साथ चलोगे तो देयर विल बी मेनी डिफ़िकल्टीज़ एंड क्रिटिसिज्म्स जो आपको फेस करना पड़ेगा। शायद कुछ नकारात्मक बातें लोग बोलेंगे, लेकिन इन द एंड वही जीतता है। तो ये एक बहुत बड़ी सीख है जो बहुत हम तो काफ़ी छोटे थे जब वो गुजर गए, मात्र 17 साल के थे। बट कुछ चीज़ें हैं जो कुछ सीख है जो उनकी अभी भी याद आती हैं और जब उनको व्यक्तिगत ज़िंदगी में झेलने को, जीने को मौका मिलता है तब लगता है कि हाँ, कितनी सही बात थी। पिताजी के बारे में आपने तमाम किस्से लोगों के मुंह से भी सुना होगा, अपनी माँ के मुंह से सुने नहीं, होंगे। जी। राजनीतिक कोई किस्सा जो आपको लगता हो कि यार ये किस्सा क्या बात है, पापा ने ऐसा किया था? वो तो ज़ाहिर सी बात है, आप इशारा कर ही रहे हैं 2009 के निर्दलीय इलेक्शन के बारे में। जी, तो डेफिनेटली वही है। वो याद रह जाता जी जी बिल्कुल, क्यों नहीं। है नीतीश कुमार को पटकनी एक तरीके से, इनडायरेक्टली ही सही। अगला सवाल मेरा ये है कि आपके पिताजी लंबे समय तक जनता दल यूनाइटेड के नेता रहे, सांसद रहे, फिर निर्दलीय रहे, आपकी माता जी बीजेपी रही, फिर निर्दलीय चुनाव लड़ी, जीती। आपने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की, क्यों? देखिए, जब कोई आदमी, कोई यंग युवा कोई भी अपना पॉलिटिकल डिसीजन लेता है इस तरीके से, तो वो उस पार्टी के लीडर्स को देख लेता है। इंस्पिरेशन उसी तरीके से प्रधानमंत्री मोदी जी से ली। उनका जो द न्यू इंडिया इज़ द यंग इंडिया की जो फिलॉसफी है, जो आत्मनिर्भर भारत बनाने का जो मुहिम है, उस मुहिम से जुड़ना चाहते थे और इस करके हमने ये फैसला लिया कि हम बीजेपी का साथ लें। आरजेडी जेडीयू की तरफ से खासतौर पे कभी किसी ने संपर्क करने की कोशिश की या आप किसी से मिली हो? नीतीश कुमार से कभी मुलाकात हुई राजनीति में आने के बाद से, मतलब सोच ये कि मुझे आना है, ये सोचने के बाद? नहीं, नीतीश कुमार जी से तो मेरी कोई बात नहीं हुई थी। नहीं। आरजेडी में किसी से हाँ हाँ, हुई थी? क्या बात हुई, किससे बात हुई? और भी पार्टी से बात हुई थी, तेजस्वी जी से बात हुई थी। क्या बोले तेजस्वी जी? वो चाहते थे कि हम उनकी पार्टी ज्वाइन करें। कोई प्रपोजल रखा? नहीं, वो तो देखिए अब उनके और मेरे बीच की बात है। आप पूछ रहे तो हमने खुल के बता दिया कि उन्होंने फ़ोन किया था और इस बात का हम सम्मान करते हैं कि जिस वक्त हम ये डिसीजन लेना चाह रहे थे वो खुल के हमारे समर्थन में आए थे और उन्होंने खुल के ओपन बात की थी। बहुत बड़ी बात है एक लीडर के लिए किसी छोटे आदमी से मिलना। तो आदमी नहीं है आप, इंटरनेशनल स्टार हैं आप। इंटरनेशनल बिल्कुल, एज एन एथलीट। वो भी एक्स डिप्यूटी सीएम रह चुके हैं, उनका भी एक पद और प्रतिष्ठा है और उस हिसाब में हम काफ़ी छोटे हैं क्योंकि हम राजनीतिक करियर की शुरुआत कर रहे थे और वो ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड है। तो जी हाँ, उनसे बात हुई थी बिल्कुल। पर बात बनी नहीं, कुल मिला के ये है। ठीक है, मैं कुछ नेताओं के बारे में आपसे जानना चाहता हूँ,
त्वरित टिप्पणी चाहता हूँ, कुछ नाम लूंगा उनके बारे में, जो भी आप सोचती हैं वो जानना चाहता हूँ। सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में क्या सोचती हैं आप उनके बारे में शॉर्ट में? इतने बड़े शख्सियत का जवाब शॉर्ट में कैसे दे सकते हैं? नहीं, उनकी सोच काफ़ी अच्छी लगती है, जिस तरह से वो भारत को देखते हैं, इंटरनेशनल पॉलिसीज़ पे काम करते हैं, साथ ही साथ गांव को शहर से जोड़ने की बात करते हैं, युवाओं और महिलाओं के लिए, खासकर बिहार में उनकी जिस तरह से स्कीम्स आती हैं, उन सभी चीज़ों का एक सोच है जो हमको लगती है अच्छे है, और उस सोच के साथ हम जुड़ना चाहते हैं जी। अगला नाम नीतीश कुमार। नीतीश जी तो सीएम है वर्तमान में, जनता उन्हें चाहती है। नेता भी हैं आपके? जी बिल्कुल है, सीनियर लीडर है संगठन में। कुछ उनके बारे में बताइए, क्या मतलब कुछ अच्छा लगता हो उनके बारे में, क्या सोचती हैं? उनके बारे में जो भी सोच है अच्छी सोच है, क्योंकि कोई भी नेता इतने लंबे समय तक राजनीति में है, 15 साल से सीएम के पद पर है, तो जाहिर सी बात है कि कोई तो वजह होगी, कोई तो कारण होगी जिसकी वजह से वो जनता के दिलों पे राज कर रहे हैं। अगला नाम तेजस्वी यादव। युवा नेता है, हमारी पूरी शुभकामनाएं उनके सामने भी हमारे जैसा ही पूरा करियर पड़ा है। हम आशा और उम्मीद रखते हैं कि वो भारत के लिए, बिहार के लिए कुछ अच्छा काम करके दिखाएं। कन्हैया कुमार। वो बड़े अच्छे ओरेटर हैं, ये सच है, बहुत अच्छा भाषण बोलते हैं। जेएनयू से पढ़े भी हैं। जेएनयू एक ऐसी संस्था है जिसके हमारे फादर भी वहाँ के आलमनाए हैं, हमारी सिस्टर भी वहाँ पढ़ी हैं, तो एक प्रतिष्ठित कॉलेज है। और फिर वही बात है, युवा नेता हैं, युवाओं के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, उनको भी मेरी शुभकामनाएं हैं। आखिरी नाम यहाँ के सांसद चिराग पासवान। बहुत ही बेहतरीन अच्छे व्यक्ति हैं। जब आज जमुई में, क्योंकि हम विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं, तो अक्सर लोग आते हैं और उनके व्यक्तिगत रूप में उनके तौर तरीके के बारे में, बिहेवियर के बारे में बात करते हैं, क्योंकि वो जहाँ हमारा घर के दौर में पड़ता है वहाँ के भी सांसद है, तो जाहिर सी बात है उनसे एक पारिवारिक रिश्ता भी है। तो ही इज़ अ गुड ह्यूमन। एक स्पोर्ट्समैनशिप की फीलिंग उनसे आती है कि एंड आई थिंक दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वालिटी टू हैव। अगला सवाल मेरा ये है कि जमुई के लोग क्यों चुने आपको, क्यों वोट दें आपको? आप मुझे 3 काम बताइए जो लोग, जिनको देखकर आपको वोट दें, या आप ये करने वाली हैं 3 बड़े काम जो आपने जमुई विधानसभा के लिए सोचे हो। 3 बड़े काम जो हमने जमुई के लिए सोचे, वो 4 गिनवा सकते हैं? थैंक यू। पहले तो अशिक्षा भगानी है, रोजगार यहाँ लाना है। एलेबोरेट करिए। अभी बताया आपको, पहले 2 सवाल में ही बता दिया था। खासतौर वो लोग सुनेंगे। नहीं, शिक्षा को बढ़ाने के लिए हमें स्कूल्स को लेकर आना है। स्कूल्स जो एग्जिस्टिंग है उनको बेटर करना है। अगर वो स्कूल्स हैं और उनमें कुछ कमी रह गई है, तो हर विधानसभा के, हर विलेज के, हर टोला से हम वो आवाज़ उठाएंगे, जिससे कि वहाँ के टीचर्स और स्टूडेंट्स परेशान ना हों। दूसरी बात, रोज़गारी, इंडस्ट्रीज़ लेकर आनी होंगी हर हालत में, क्योंकि यहाँ पे बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा है, और हम नहीं चाहते कि बिहार की, जमुई की जनता अब उस बेरोज़गारी से जूझे। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने से भी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट की जा सकती हैं। तीसरा, ऑफ कोर्स एग्रीकल्चर एंड इरिगेशन। कभी बाढ़ आती है तो कभी ड्रॉट पड़ता है, और इसके कई मॉडर्न टेक्निक्स है जिसके तहत हम इन चीज़ों को सुलझा सकते हैं। एक स्मॉल एग्जांपल ये बताते हैं, इन सब चीज़ की शुरुआत हो सकती है क्योंकि बहुत सी संस्थाएं हैं, स्कीम्स है, पॉलिसीज़ है गवर्नमेंट की, लेकिन उन चीज़ों की जानकारी नहीं है जनता को, तो उसका लाभ से वंचित रह जाते हैं। उस लाभ को उठाने के लिए हम उन तक पहली प्राथमिकता रहेगी कि वो अवेयरनेस फैलाएं कि जो एग्जिस्टिंग स्कीम्स और पॉलिसीज़ हैं, कि उन जो कागजी चीज़ें हैं और जिनका वो लाभ नहीं उठा पा रहे, उनको कैसे ज़मीनी स्तर पे लाके उनका लाभ दिया जाए और उनका काम किया जाए। चौथा, और जो मेरा पर्सनल एक बहुत बड़ा सपना है, विज़न है जो आप कह लीजिए, स्पोर्ट्स के फील्ड से आते हैं तो जाहिर सी बात है, इसके लिए भी एक एग्जांपल देंगे। मध्य प्रदेश में एक स्पोर्ट्स एकेडमी चलती है, फुली फंडेड स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से। उसमें बच्चों का रहना खाना पीना, स्कूल
फिजिकल ट्रेनिंग, स्किल ट्रेनिंग, हर एथलीट की, हर स्पोर्ट की, मेंटल ट्रेनिंग, योगा, इन सभी चीज़ों के जो एक होलसम एथलीट को बढ़ावा दे, उस सभी चीज़ों का की फंडिंग होती है, की ट्रेनिंग होती है। तो और बड़े अच्छे एथलीट्स अब आप देखेंगे कि मध्य प्रदेश से, भोपाल से निकल कर आ रहे हैं, वो उसी स्पोर्ट्स अकेडमी की देन है। तो उस तरह का कुछ स्पोर्ट्स अकेडमी हम भी बिहार में लाना चाहेंगे, और अगर हो सके तो लड़ेंगे कि जमुई में ही आए। आखिरी सवाल मेरा आपसे है कि लोग कहते हैं, मतलब तमाम जानकार कहते हैं कि क्योंकि ओलंपिक टल गया, इसलिए आप राजनीति में भी आ गई, और उसके अलावा अब अगर होता है ओलंपिक, अगले साल होने की बारी आ रही है, बात आ रही है, तो क्या विधायक चुनी जाती हैं, उसके बाद भी ओलंपिक खेलने जाएंगे अगर आपको मौका मिलता है? तो ये तो दो बातें हो गई। एक तो ये सच है, ओलंपिक गेम्स टले इसलिए हम ये सोच पाए कि आज हमें राजनीति में आना है और जनता के लिए कुछ काम करना है। और जहाँ तक रही ओलंपिक गेम्स सिलेक्शन की बात, तो 2021 में वही टीम जाएगी जो 2020 के लिए फाइनलाइज हो चुकी थी, और मेरा उस टीम में जाना ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल था, और इस बात को हम एक्सेप्ट करते हैं कि, और इस चीज़ को जानते हुए हमने ये डिसीजन लिया है। हाँ, अगर आप पूछेंगे कि 2022 में कॉमनवेल्थ गेम्स आए और एशियन गेम्स आए और हम तब वर्तमान में विधायक रहे, भगवान चाहेगा तो रहेंगे, तो दिन दुगनी रात चौगनी मेहनत करेंगे, जनता को भी निराश नहीं करेंगे, विकास का तो काम करेंगे ही करेंगे, साथ के साथ ये भी कोशिश करेंगे कि जितने पदक जीत पाएँ हर उस स्तर पे, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय, बिहार को फिर भी समर्पित करें। राजनीति के साथ शूटिंग भी जारी रहेगी। जी बिल्कुल। चलिए, ये थी श्रेयसी सिंह। ऐसे तमाम और नेताओं से आपको हम रूबरू करवाते रहेंगे। आप देखते रहिए दी लल्लन टॉप की चुनाव यात्रा। मैं सौरभ हूँ, कैमरे के पीछे मेरे साथ जैरी हैं। शुक्रिया।